हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 2, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सेकंड सीरीज़ है। फर्स्ट सीरीज़ में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के MCQs डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाएं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर को हम कितने टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं और किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। यानी ये फर्स्ट टॉपिक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे ही चैप्टर में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेजरली एक एग्जामिनर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रेफर करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्यूल, दैट इज फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एंड थर्ड हमारे पास आता है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। और लास्ट टॉपिक हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखा जाए तो एक एग्जामिनर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और डिफरेंस, इन दोनों को प्रेफर करता है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए फ्यूल्स प्रिंसिपल और टेलर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल दोनों को वो रेफर करता है विद टेक्निक्स। सो इसका मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको 14 प्रिंसिपल्स और डिफरेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 14 प्रिंसिपल्स एंड टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, दोनों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं और उनको क्रैक करने का ट्राई करते हैं। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। आस्क अ डाउट के फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे और अपना फ्रेश अकाउंट क्रिएट करेंगे यूजिंग योर ईमेल और मोबाइल नंबर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप डायरेक्टली आस्क अ डाउट फीचर को यूज कर सकते हैं। यहां पर आस्क अ डाउट फीचर के ऊपर क्लिक करिएगा। फीचर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपके पास ऑलरेडी गैलरी में पिक्चर है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपनी बुक में से भी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। यहां पर हमने एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब आप इस इमेज को क्रॉप करोगे। यहां पर आपको अपना क्वेश्चन जो है वो क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद जब आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा
अपलोड हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। आपने सिलेक्ट कर देना है मैथमेटिक्स। सिलेक्ट करने के बाद आपके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाएगा। कुछ ही टाइम पीरियड के बाद आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर बता दें आपको और भी बेनिफिट्स आप अवेल करना चाहते हैं अनअकैडमी के, तो आपको अनअकैडमी की प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक्वायर करनी होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, डाउट्स सॉल्व करने के लिए लाइव सेशंस रखे जाते हैं जहां पर आप अपने क्वेश्चंस के डाउट लाइव डिस्कस कर सकते हैं। आपका सारा ही सिलेबस यहां पर कवर किया जाएगा और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना भी कंटेंट कवर होगा सारा ही सिलेबस, उसके रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिए जाएंगे और एग्जाम भी कंडक्ट किए जाएंगे, एमसीक्यूज टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करने के लिए ये कुछ प्राइजेस हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्राइजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए ये प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है। चलिए ये हमारे पास हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं। एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद आपको खुद ब खुद उस कॉन्सेप्ट को ढूंढना होता है, देन उसके आंसर्स करने होते हैं। सो ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थोरो रिसर्च वर्क, डू यू एग्री। यहां पर हमें कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप किए गए हैं आफ्टर अ डीप एंड थोरो रिसर्च। क्या आप इससे एग्री करते हैं? ऑब्वियसली यस। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डीप रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स का ही नतीजा है। सिर्फ यस लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको रीजन भी देना पड़ेगा और रीजन में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है या फिर उसके फीचर को एक्सप्लेन करना है। सो इसका फीचर क्या है? formed by practice and experimentation। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये एक फीचर है जिसकी हेल्प से हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, management principles are not rigid. They can be modified by the managers as per the situation. In the light of this statement, identify the feature of principle। यहां पर हमें कह रहे हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिजिड नहीं है, यानी हमेशा के लिए सेम रहते हैं, ऐसा नहीं है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एक मैनेजर उन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकता है, चेंजेस कर सकता है और एज पर द रिक्वायरमेंट वो उनको अप्लाई कर सकता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का कौन सा फीचर यहां पर हाईलाइट किया गया? बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डायनामिक हैं, यानी फ्लेक्सिबल हैं। यहां पर फ्लेक्सिबल फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चंस को रीड करके, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को। हम कंटिन्यू करते हैं और इसका आंसर प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन प्रॉपर प्लानिंग थ्रू विच one can use human as well as material resources effectively and efficiently. Identify the importance of management. Identify the importance of planning. So यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करने में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा गया है, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पर हाईलाइट की गई है।
बेसिकली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करने में हेल्प करते हैं, यानी उनकी वेस्टेज नहीं होती और टाइमली वर्क कंप्लीट भी कर देते हैं। सो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, एवरी पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Identify the time and frequency of rest intervals. Which study is suggested by Taylor? यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जितने भी पर्सन्स हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, जॉब वर्क या टास्क परफॉर्म करते हैं, वो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। इस केस में टेलर की तरफ से वो कौन सी टेक्निक यूज की गई है जिसके थ्रू टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट आइडेंटिफाई की जा सकती है? फटीग स्टडी। आंसर इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी एक ऐसी स्टडी है जिसकी हेल्प से टेलर इस टेक्निक को यूज करता है और आइडेंटिफाई करता है कि नॉर्मली जो वर्कर्स हैं वो कितने टाइम पीरियड तक इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं और उसके बाद उनको रेस्ट मिलनी चाहिए एक शॉर्ट टाइम पीरियड की, जैसे स्कूल्स में रिसेस होती है। सिमिलरली ऐसा ही टाइम पीरियड स्टडी करने के लिए हम फटीग स्टडी को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल till the final product is delivered. In the light of this statement, identify the scientific principle, scientific technique discussed here. So, इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से साइंटिफिक टेक्निक यहां पर डिस्कस की गई है। यहां पर हमें कह रहे हैं टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। यहां पर हमें कह रहे हैं कि हर चीज को काम करने का एक बेस्ट मेथड होता है। रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर फाइनल गुड्स को डिलीवर करने तक हमारे पास एक बेस्ट मेथड अवेलेबल होता है और हमें उसी मेथड को यूज करते हुए वो सारे वर्क्स परफॉर्म करने चाहिए। सो यहां पर कौन सी साइंटिफिक टेक्निक हाईलाइट की गई है? मेथड स्टडी। आंसर इज मेथड स्टडी। चलिए ऐसे ही 6th क्वेश्चन हमारे पास है, विच साइंटिफिक टेक्निक emphasizes on paying different rate of wage for efficient and inefficient employees। यहां पर हमें कह रहे हैं कि साइंटिफिक टेक्निक वो कौन सी है जिसके थ्रू टेलर ये सजेस्ट करता है कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट वेज पे करनी चाहिए। वो वर्कर जो एफिशिएंट है उसको ज़्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए और वो वर्कर जो इनएफिशिएंट है उसको कम पेमेंट मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यही वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से टेलर ये सजेस्ट करता है कि वो वर्कर्स जो ज़्यादा पीसेस प्रोड्यूस करते हैं उनको ज़्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए, यानी वो एफिशिएंट है, और वो वर्कर्स जो कम प्रोडक्शन करते हैं, कम पीसेस प्रोड्यूस करते हैं, उनको पीसेस के अकॉर्डिंग कम पेमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि वो इनएफिशिएंट है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, टेलर इज वन ऑफ हिज प्रिंसिपल सजेस्ट दैट। टेलर ने अपने एक साइंटिफिक प्रिंसिपल में ये सजेस्ट किया है दैट मैनेजमेंट शुड शेयर the gains of the company with the workers
At the same time, workers must contribute to their best level. Identify the principle. Basically scientific principle सिर्फ 4 ही हैं. Science is not rule of thumb, harmony not discord, individualism not cooperation not individualism, and the last one is development of each and every personnel to their best. तो उसमें से कौन सा प्रिंसिपल यहां पर सजेस्ट किया गया? मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स. मैनेजमेंट को गेन्स शेयर करने चाहिए अपने वर्कर्स के साथ, और उसी टाइम जो वर्कर्स हैं उनको अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए. यानी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये प्रिंसिपल यहां पर फॉलो किया गया है. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से तालमेल के साथ काम करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना. सो चलिए ऐसे ही 8th क्वेश्चन हमारे पास है. फ्रॉम द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, Fuel suggests that the organization must pay fair and adequate compensation to their employees. Identify the principle. अपने एम्प्लॉयज को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए फ्यूल ने ये सजेस्ट किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को फेयर और एडिक्वेट कंपनसेशन देनी चाहिए. कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करने के बारे में यहाँ पर सजेस्ट किया गया है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये सजेस्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज को एडिक्वेट सैलरी देनी चाहिए, फेयर सैलरी देनी चाहिए, और उतनी ही सैलरी देनी चाहिए जितनी उनकी कैपेबिलिटी है. ये ना हो कि फर्म की कैपेबिलिटी ही ना हो और वो ज़्यादा सैलरी दे दें अपने एम्प्लॉयज को और वो कंपनी डूब जाए. तो इसलिए फेयर और एडिक्वेट का मतलब है कि उतनी सैलरी देनी चाहिए जितनी फर्म की कैपेसिटी है, और उतनी ही सैलरी देनी चाहिए जो कि एक एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी है. क्वेश्चन नंबर 9. Violation of this principle either leads to misuse of power or incompletion of work assigned. Identify. यहां पर कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है? ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं होता, वायोलेट हो जाता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? या तो पावर का मिसयूज होगा या फिर असाइन किया गया वर्क कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक ऐसा रिलेशन है जो ये कहता है कि दोनों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए. अथॉरिटी का मतलब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, वर्क, टास्क. इन दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए ताकि पावर का मिसयूज ना हो और वर्क टाइमली कंप्लीट भी हो जाए. चलिए ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है 10th क्वेश्चन. Principles of management do not provide a ready-made solution for any problem. Identify the feature of principle. यहां पर हमें कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते. इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? जर्नल गाइडलाइंस. सो कौन सा फीचर यहां पर हाईलाइट किया गया है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ओनली जर्नल गाइडलाइंस. जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं वेरियस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, लेकिन वो रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती हैं. सो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में पेपर में आ सकते हैं. जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली फ्यूल्स प्रिंसिपल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस्ड है. सो अगर इनको आप क्रैक करना चाहते हो तो आपको जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो अच्छे से रिवाइज करने हैं. इस वीडियो में बताए गए जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं.
अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, आप 95 स्कोर करना चाहते हैं, तो ये सारे ही टॉपिक्स जो इस लेक्चर में आपको बताए गए हैं वो आपको कवर कर लेने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, फीचर, इंपॉर्टेंस, फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट और डिफरेंस। लेकिन अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों को 100% सिक्योर कर लीजिए अगर आप सिर्फ 60 to 80 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं। हम फोकस कर रहे हैं 95 प्लस, सो इसीलिए वो सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे आपको इस लेक्चर में बताए गए हैं। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन, ही विल बिकम परफेक्ट and specialist in doing that and the efficiency level will improve. Identify the principle of management specified in these lines. यहां पर हमें कह रहे हैं कि अगर एक वर्कर एक पार्ट जॉब को, मतलब एक छोटे से वर्क को बार बार करता रहे, परफॉर्म करता रहे, तो वो उस वर्क को करने में परफेक्ट हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाती है और वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है, यानी वेस्टेज कम होती है। सो इस लाइन में कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हाईलाइट किया गया है? बेसिकली अगर कंसंट्रेट किया जाए तो यहां पर पार्ट ऑफ द जॉब अगेन एंड अगेन कह रहे हैं, यानी एक ही काम को बार बार करते हुए एक वर्कर परफेक्ट हो चुका है, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये सजेस्ट करता है कि वर्कर्स के बीच में हमें वर्क डिवाइड करके देना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही वर्कर को सारा वर्क दे दिया जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो एक्सपर्ट भी नहीं बन पाएगा और टाइम के अकॉर्डिंग वर्क कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि आपको वर्क जो है वो डिवाइड करना चाहिए और उस वर्कर को वो वर्क देना चाहिए जो उस वर्क को परफॉर्म कर सकता है। लाइक अगर एक पर्सन सेल्स अच्छे से परफॉर्म कर सकता है तो उसको सेल्स का टास्क देना चाहिए, ताकि वो उसी वर्क को अगेन एंड अगेन करते हुए परफेक्ट और स्पेशलाइज्ड हो जाए। सो इस लाइंस में डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल को हाईलाइट किया गया है। चलिए, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, excess of authority without matching responsibility may bring negative results, and excess of responsibility without matching authority will not allow the workers to complete his job on time. Do you agree? यहां पर हमें कौन सा प्रिंसिपल पूछा गया है ये हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियरली विजिबल है कि यहां पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। तो इसका मतलब यहां पर हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। लेकिन यहां पर पूछा गया कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, येस और नो। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है, येस, लेकिन आपको विद रीजन जस्टिफाई करना होगा, नहीं तो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन में तो दिस विल ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, यानी मिस यूज ऑफ पावर। दूसरी तरफ सेकंड हमें कह रहे हैं कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है अथॉरिटी के कंपैरिजन में तो इससे क्या होगा, वर्क विल नॉट बी कंप्लीटेड। इन दोनों पॉइंट्स को आपको जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो ये बिल्कुल सही है, अगर
अथॉरिटी ज़्यादा होगी, यानी किसी वर्कर के पास पावर ज़्यादा है, तो वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा अपने बेनिफिट्स के लिए। और अगर किसी वर्कर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, वर्क ज़्यादा है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है, तो विदाउट पावर वो अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। ईच डिपार्टमेंट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड। ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है, कौन सा, यही हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो मैनेजमेंट में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन आएगी। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, उनके ऊपर एक ही हेड होगा और उनका एक ही प्लान होगा, और वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। इसका मतलब यहां पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सुजेस्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी यूनिट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग हर यूनिट का अपना हेड और अपना एक सेपरेट प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन दो सेपरेट यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती है, कार एंड साइकिल, तो इसके लिए दो सेपरेट हेड्स होने चाहिए और उन हेड्स के अपने खुद के प्लान होने चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और हर वर्कर अपने हेड के अकॉर्डिंग, उनके खुद के प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा हो। जिससे क्या होगा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सब एक ही रास्ते पे चलेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करेंगे। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and the subordinates. Identify the principle and explain the advantages. यहां पर हमें कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर चेन होनी चाहिए अथॉरिटी की और कम्युनिकेशन की, यानी सबको पता होना चाहिए कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सा वर्कर किस सुपीरियर को कोऑर्डिनेट करेगा, वर्क करेगा और कम्युनिकेट करेगा। और यही कम्युनिकेशन की लाइंस जो हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम रन करनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया है? स्केलर चेन। स्केलर चेन आइडेंटिफाई करके आपको एक्सप्लेन भी करने हैं और इसके कुछ एडवांटेजेस भी सजेस्ट करने हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? कोई रूमर्स नहीं फैलेंगे। सेकंड, इंफॉर्मेशन सभी डिपार्टमेंट्स के होने के बाद गुजरेगी, मतलब सभी को वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसके लिए गैंग प्लैंक वर्ड यूज किया गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस में मिल जाएंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो विद रिटन नोट्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सारी ही वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो चलिए ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, टेलर सजेस्ट दैट अ वर्कर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट दैट जॉब। आइडेंटिफाई द टेक्निक यूज्ड बाय द टेलर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। यहां पर हमें कह रहे हैं कि टेलर ने सजेस्ट किया है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को हम मेजरली टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी टेक्निक है जिसमें टेलर ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसकी वर्किंग को भी एक्सप्लेन करना है। बेसिकली टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप ये एक टेक्निक सजेस्ट की थी
जिसके थ्रू टेलर ने बिजनेस की पूरी एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमारे पास है प्लानिंग डिपार्टमेंट, और सेकंड हमारे पास है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो टेलर ने प्लानिंग और प्रोडक्शन ये 2 डिपार्टमेंट सजेस्ट किए थे, 2 टाइप्स सजेस्ट किए थे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलता रहे। और इन डिपार्टमेंट्स में उसने 4 डिफरेंट हेड्स सजेस्ट किए थे। जैसे प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, रूट क्लर्क, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के रूट्स को डिसाइड करेगा। सेकेंड हमारे पास होना चाहिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि क्या काम करना है और कैसे करना है। थर्ड हमारे पास होना चाहिए टाइम एंड कोस्ट क्लर्क। इस हेड का काम क्या होगा, ये टाइम बताएगा कि किसी भी वर्क का स्टार्टिंग टाइम क्या होना चाहिए और कंप्लीटर टाइम क्या होना चाहिए, कब तक कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और इसके साथ ही ये हर जॉब की कोस्ट भी डिटरमाइन करेगा। किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितनी कोस्ट आ रही है उसकी भी प्लानिंग यही करेगा। लास्ट हमारे पास आएगा डिसिप्लिनेरियन, जो कि इन तीनों के वर्क को मेंटेन करेगा, चेक करेगा। ऐसे ही प्लानिंग करने के बाद अब हमारे पास आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके अंडर भी 4 हेड्स होंगे। फर्स्ट हमारे पास है गैंग बॉस, जो कि वर्क को स्टार्ट करने से पहले चेक करेगा कि सब वर्कर्स और सभी रिसोर्सेज मेंटेन्ड हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी ये सब मेंटेन करके रखेगा ताकि कोई भी वर्क डिले ना हो। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपेयर बॉस। इसका वर्क क्या होगा कि अगर कोई मेंटेनेंस चाहिए या कोई मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसको रिपेयरिंग करना ताकि वर्क ज्यादा डिले ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड बॉस, जो कि वर्क को ऑन टाइम कंप्लीट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और लास्ट में आएगा इंस्पेक्टर, जो कि कंप्लीट किए गए वर्क को एनालाइज करेगा, उसकी क्वालिटी को चेक करेगा। चलिए 6th क्वेश्चन हमारे पास है टेलर कॉइंड अ टेक्निक which will act as a motivator to perform efficiently, and that technique is related to the wage payment system of an organization. Explain that technique with example. यहां पर हमें कह रहे हैं कि टेलर ने अपनी टेक्निक्स में से एक टेक्निक ऐसी बताई है जो कि एफिशिएंट वर्कर्स को मोटिवेट करती है और भी ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए, और जो इनएफिशिएंट है उनको मोटिवेट करती है एफिशिएंटली काम करने के लिए। और वो एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, वेज पेमेंट सिस्टम के ऊपर। आपको वो टेक्निक आइडेंटिफाई करनी है और विद एग्जांपल उसको एक्सप्लेन भी करना है। सो यहां पर कौन सी टेक्निक की बात की गई है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यही वो टेक्निक है जिसके थ्रू टेलर ने सजेस्ट किया था कि एक वर्कर को पेमेंट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पीसेस। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्कर 10 पीसेस मैन्युफैक्चर करता है और पर पीस 100 रुपीज़ मिलते हैं तो उसको कितनी पेमेंट मिलेगी, 1000। वहीं पर सेम टाइम में एक वर्कर 20 पीसेस डेवलप करता है तो उसको कितनी पेमेंट मिलेगी, 2000। यानी पेमेंट अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी, पेमेंट अकॉर्डिंग टू द पीसेस। चलिए ऐसे ही 7th क्वेश्चन हमारे पास है टेलर्स टेक्निक आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, डू यू एग्री, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। बेसिकली जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, लेकिन विद मॉडिफिकेशंस, यानी विद चेंजेस, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं
और वो सिचुएशन वाइज फ्लेक्सिबल होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए यस, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। और यहाँ पर आपको अपने आंसर को विद रीजन सपोर्ट भी करना है, तो यहाँ पर आपको फीचर मेंशन करना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल या फिर ऑल परवेजिव। ये फीचर आपको यहां पर एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जांपल। चलिए, ऐसे ही 8th क्वेश्चन हमारे पास आता है, दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड्स वर्कर्स, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर हमें कह रहे हैं कि मैनेजमेंट का एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि इंपॉर्टेंस देता है काइंडलीनेस और जस्टिस को, यानी एक मैनेजर को अपने इंप्लॉयज के साथ जस्टिस के जैसा बिहेव करना चाहिए, इक्वालिटी के साथ उसको देखना चाहिए। तो यहां पर कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का फॉलो किया गया है उसको एक्सप्लेन किया जाए। बेसिकली जस्टिस और काइंडनेस इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इक्वालिटी, क्योंकि यही वो प्रिंसिपल है जो मैनेजर्स को सजेस्ट करता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की बायसनेस अपने इंप्लॉयज के साथ नहीं दिखानी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्ट दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो कौन सा प्रिंसिपल है जो मैनेजर्स को सजेस्ट करता है कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स की हेल्प से कुछ मुनाफा हुआ है तो उस मुनाफे में अपने वर्कर्स को भी हकदार बनाना चाहिए, उनको भी उनका शेयर देना चाहिए। दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि अगर दोनों ही यानी मैनेजर्स और वर्कर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों का मुनाफा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन एटसेट्रा इज रिलेटेड टू विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो कौन सी साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है जो कि टेलर ने सजेस्ट की थी, जिसमें वर्कर्स की मूवमेंट को स्टडी किया जाता है और स्टडी करने के बाद वर्कर्स की ऐसी मूवमेंट जो अनप्रोडक्टिव है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो टाइम वेस्टिंग है, उसको एलिमिनेट करने के बारे में डिसाइड किया जाता है। वो कौन सी स्टडी है? बेसिकली दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी। मोशन स्टडी ही एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक टेक्निक है जो टेलर ने सजेस्ट की थी। इस टेक्निक में टेलर ने यह सजेस्ट किया था कि वर्कर्स बेसिकली दो तरह की मूवमेंट करते हैं, एक प्रोडक्टिव और एक अनप्रोडक्टिव, यानी ऐसी मूवमेंट्स जिससे प्रोडक्शन में हेल्प हो, जो इफेक्टिवली एफिशिएंटली परफॉर्म की जाए, जिससे कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो, वो तो है प्रोडक्टिव मूवमेंट, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो अनप्रोडक्टिव इन नेचर होती हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो टाइम वेस्टिंग होती हैं और प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, तो वो एलिमिनेट करनी चाहिए। इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए मोशन स्टडी जैसी टेक्निक यूज की गई थी टेलर के द्वारा। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने के बाद अब हम आ जाते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक केस गिवन है, लास्ट में ये क्वेश्चन गिवन है। सो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस करना है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से टॉपिक में से ये केस स्टडीज हमसे पूछी गई है। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिकेटेड हेयर, यानी यहां पर हमें कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी बतानी है और अदर 3 प्रिंसिपल्स भी बताने हैं, यानी टोटल 4 प्रिंसिपल्स फॉर लॉन्ग क्वेश्चन।
सो अब केस स्टडी को रीड करते हैं और देखते हैं कि कौन सी प्रिंसिपल को यहां पर आइडेंटिफाई करने को बोला गया है। Nowadays in schools, students or parents can file their complaint or request to the respective class teacher, and if needed, class teacher may discuss the issue with the head of departments, followed by vice principal, and if the issue is extremely serious, it may taken to the principal। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि आजकल स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं वो अपनी रिक्वेस्ट या फिर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले ये कंप्लेंट क्लास टीचर के पास जाती है, अगर वहाँ से सॉर्ट आउट नहीं होती तो हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट, अगर वहाँ से भी सॉर्ट आउट नहीं होती तो वाइस प्रिंसिपल इसको टेक केयर करेगी, और अगर ज़्यादा ही सीरियस इशू है तो ये प्रिंसिपल तक भी जा सकती है। यहाँ पर इसका मतलब एक चेन फॉलो हो रही है। सो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर इंडिकेट किया गया है? स्केलर चेन। सो इसका आंसर क्या होगा? स्केलर चेन, जो आपने एक्सप्लेन करना है। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्केलर चेन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि प्रॉपर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होनी चाहिए किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, एडवर्स सिचुएशन है, तो ये लाइंस ऑफ अथॉरिटी को तोड़ा जा सकता है। यानी इस प्रिंसिपल में एक एक्सेप्शन है और उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। ये भी फ्योल ने ही सजेस्ट किया था। इसके अकॉर्डिंग अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो विदाउट एनी पोजीशन आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, कोई चेंज ऑफ अथॉरिटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अदर 3 प्रिंसिपल्स भी आपसे पूछे गए हैं, तो कोई भी 3 आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फैटिग स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यानी लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ इस तरह आएगा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फैटिग स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये सारी टेक्निक्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं विद रिटन नोट्स। सो इनको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक्स गिवन है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स वाइज। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, a scientific technique suggested by Taylor is like the general management principle of fuel called as division of work. Identify that technique and explain in detail. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि साइंटिफिक टेक्निक जो कि टेलर की तरफ से सजेस्ट की गई थी वो कुछ सिमिलर है डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल की तरह। बताइए वो कौन सी टेक्निक है जो टेलर ने सजेस्ट की थी और जो बिल्कुल ही सेम है फ्यूल के प्रिंसिपल की जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप जो अभी आपको एक्सप्लेन की गई है वही एक ऐसी टेक्निक है जो कि टेलर ने सजेस्ट की थी, जिसमें वर्क को डिवाइड करने के बारे में बताया गया था। सो कौन सी टेक्निक है जो डिवीजन ऑफ वर्क के जैसी है? फंक्शनल फोरमैनशिप। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय टेलर। यानी आपको यहां पर सारी ही टेक्निक्स मेंशन करनी है जो कि 4 टेक्निक्स हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के बाद अब हमारे पास आते हैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी लाइंस आपको नहीं दी जाती, पैराज नहीं दिए जाते, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने लेवल पर ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स में से पूछे गए हैं, प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस, फीचर्स। सो ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और इनको प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे कि आपको बताया कि 95 प्लस करने के लिए आपको वो सारे ही टॉपिक्स रिवाइज करने पड़ेंगे जो इस लेक्चर में आपको बताए गए।
सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिए, क्योंकि आपकी लाइक्स और शेयर्स ही मेरे को मोटिवेट करेंगे जल्दी से जल्दी आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के लिए फॉर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। सो नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपका, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। सो फाइनली ये हमारे पास है डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली एक जो एग्जामिनर है वो प्रिंसिपल्स ही डिस्कस करने को कहता है, और वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में जिसमें आपको बोला जाए एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स। सो कोई भी प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारे ही प्रिंसिपल्स डिटेल में रिवाइज करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। चलिए, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।